नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल के रेल क्लासेस पे मैं यशवंत गौर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीईटी की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देना चाहता हूं, जिसमें एक और स्टेप आपको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जुड़ चुके हैं। और आज के जो प्रश्न हैं उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि बेहतरीन आए हुए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की जब व्याख्या होगी उसमें और भी आपको प्रश्न मिलते हैं, तो मुझे आशा नहीं, आपके लिए पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और तन मन धन से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त, देर ना करते हुए आज के सेशन को शुरू किया जाए और आज के सेशन में जो प्रश्न हैं उनको हल करके अपना जो एक स्थान है पीईटी में उसको बरकरार करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, इस प्रश्न का आंसर कीजिए और जल्दी से आंसर करके चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न और इसका उत्तर आप लोग हमें देंगे। चलिए, तो ये क्या है भाई? हाँ, ये देखिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए और यहाँ पर ये होना चाहिए। हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है, मतलब किसकी इकाई है ये पूछ रहा है। दबाव आप जानते हैं, दबाव में न्यूटन मीटर ही होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर ही होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। न्यूटन पर मीटर ही होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर होता है क्योंकि इसमें बल और एरिया दोनों होते हैं। जब बल और एरिया रहेंगे तो उसमें आपको जानते हैं, कंफर्म यही बात लगती है। संवेग भी इसमें नहीं आएगा। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उत्पन्न जो त्वरण है, त्वरण का भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आपके सामने एक ऑप्शन निकल कर आया जो कि यहाँ बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आप जानते हैं कि ये प्रश्न सबसे अच्छा उत्तर होगा, इसका माना जाएगा, ये विकल्प सबसे अच्छा विकल्प माना जाएगा इसका। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का एसआई इकाई क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिखा गया है, मैं आपको कई तरीके से बताता था कि इसको जानते हैं कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होता है 6.67। अब भाई कहीं कहीं आपको 4 भी मिल जाए तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये माइनूट सा अंतर हो जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11। अब इसके बाद इसका नियतांक जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, यानी कि किलोग्राम स्क्वायर। इस तरह से लिखा जाता है इसका मान। लेकिन ये जो मान है, इस मान को अगर आप परिवर्तित करना चाह रहे हैं, इसका परिवर्तित रूप लिखना चाहते हैं, जो कि पेपर आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है, तो इस तरह से लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस इसलिए लगा जाता है क्योंकि ये जो नीचे होता है, ये जब ऊपर ले जाते हैं, मैं आपको बार बार बताया हूं कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपने देखा कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक होता है, इसका मान कहीं बदलता नहीं है, इसका मान कहीं भी नहीं बदलता है। चाहे आप यहाँ रहिए, चाहे आप चांद पर चले जाइए, कहीं पर इसका मान बदलने वाला, चाहे पृथ्वी के अंदर चले जाइए, इसका मान कहीं नहीं बदलने वाला है। इसका मान हमेशा और हमेशा बराबर होता है, इसका मान घटता बढ़ता नहीं है। तो ये मान जो है गुरुत्वाकर्षण बल का मान, नियतांक का मान है, ठीक है। चलिए, और एक और होता है जी, एक जो जी होता है वो ये होता है स्मॉल जी, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं, जिसका मान पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो घटता है, पृथ्वी के सतह पर रहेंगे तो अधिकतम रहेगा, पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो न्यूनतम होगा। मतलब कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। नीचे जाएंगे तब भी ये माइनस होता है, ऊपर जाएंगे तब भी ये माइनस होता है, और यहीं से अगर चांद पर चले जाएं तो 1/6 हो जाता है इसका मान। इसका मान घट के क्या हो जाता है?
1/6 हो जाता है। तो इस तरह से g का मान, स्मॉल g का मान तो घटता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल जिसे कहते हो आप लोग, उसका मान घट जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान घट जाएगा, लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक होता है इसका मान घटता नहीं है कहीं पर। तो इसका मान जो मैंने लिख दिया है आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये मान चाहे इस तरह से इसका इकाई लिखिए चाहे उस तरह से इकाई लिखिए। प्रश्न बेहतरीन है, आपके पेपर में आने लायक है, तो इसलिए इन प्रश्नों को अनदेखा ना कीजिएगा। चलिए प्रश्न देख लिए आप लोग, चलते हैं फिर आगे अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न दूसरे प्रश्न में ये प्रश्न आया हुआ है, कई बार मैंने बताया हुआ है। तो अगर ये प्रश्न आपका गलत हो रहा है इसका मतलब है कि आप अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है और थोड़ी सी लापरवाही तो आप बरत रहे हैं, बुरा मत मानिएगा अगर ये प्रश्न आपने गलत किया तो। प्रतिरोधकता की SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापन की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है उसमें ये जो प्रतिरोधकता है इसकी इकाई पूछ रहा है। तो प्रतिरोध से बना है प्रतिरोधकता, प्रतिरोध से बना है प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोध से बना है। तो प्रतिरोध का क्या होता है भाई, प्रतिरोध क्या की जो इकाई होती है वो होती है ओम। क्या होती है भाई, ओम, यही होती है ना, ओम। प्रतिरोधकता फिर क्या हो जाएगा भाई, ओम लिखा है यानी कि ये तो प्रतिरोध का हो गया। एम्पियर लिखा है, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का हो जाता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट ही तो कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। जूल आप जानते हैं भाई, जूल ऊर्जा की इकाई है ना, ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी की। फिर उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद बचा है ओम पर मीटर, ओम मीटर, क्या बचा है, ओम पर नहीं है भाई, ओम मीटर बचा है, ठीक है। ओम मीटर यानी कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध में मीटर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मीटर का क्या कीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, इसकी इकाई हो जाएगी, प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगी, ओम में आप मीटर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा, तो आपका ये इकाई प्रतिरोधकता की निकल के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ओम मीटर यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं दूसरे प्रश्न, अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने, चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई, ये तो सबसे आसान सा है, सबसे आसान सा है। इसकी जितनी प्रणालियां होती है सारी प्रणालियों का मान दे दिया है इसमें, सारी प्रणालियों का मान दे दिया है मेरे दोस्त। किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा, CGS, MKS और SI प्रणाली, MKS, CGS, उसके बाद आई है SI प्रणाली। तो ये सभी में मान दे दिया, देखिए किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड, CGS में आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में जिसमें आता है, फिर उस तरह से मीटर से किलोमीटर सेकेंड, ये हो गया। तो मतलब कि सारी इकाइयां तो इसी की हैं, सारी इकाइयां इसी की हैं, बस बदल के हैं। आपसे पूछा है इसने SI प्रणाली के लिए, SI प्रणाली के लिए भाई सबसे छोटा मान रखा जाता है मीटर पर सेकंड। क्या रखा जाता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड चाल की क्या हो गई, चाल की इकाई हो गई। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा क्या होता है, समय। दूरी का क्या होता है, दूरी का होता है मीटर और सेकंड का होता है, समय का होता है सेकंड। मीटर पर सेकंड इकाई निकल कर आ गई, देखिए मात्रक निकल के यहाँ। बहुत आसान सा होता है, बस आपको थोड़ी सी समझने की देरी होती है। अगर आप समझ गए तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए छोटा सा था, मैंने निकाल दिया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लीजिए, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। देखिए ये भी मैंने बताया है, ये प्रश्न भी मैंने करवाया है, ये प्रश्न भी मैंने बताया है। अब आप अगर ना कर पाए तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। अभी आपको मैं बताऊं, दाब बल। देखिए दाब जो होता है, जब तक आप दाब में आपका लगता है कि जब तक मीटर नहीं जोड़ेंगे, बल में जब तक
बल में आपको मीटर जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका निकल कर आएगा दाब। लेकिन बल अकेले भी है, तो बल और दाब, दाब और बल, ये देखिए दोनों के दोनों ऑप्शन एक ही है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सीधे सीधे बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? अरे दाब बल कहिए या बल या दाब कहिए, दाब बल कहिए, बल या दाब कहिए, दोनों तो एक ही हो गए। बल और गति, बल और गति, गति का आप जानते हैं कि गति का कैसे निकाल सकते हैं, गति, गति का आप कैसे निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकंड। और बल का जानते हैं न्यूटन, बल का न्यूटन जानते हैं, और इसी में मीटर जोड़ दीजिए तो ये आपका बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका दाब। तो यहाँ पे अब आते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आप देखेंगे बल है और भार है, बल है और भार है, बल और भार। बल अगर स्वच्छंद रूप से है तो वो क्या हो गया, बल है। लेकिन बल में अगर गुरुत्वीय त्वरण जुड़ जाए तो क्या हो गया, तो भार हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल भी ले लिया जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, भार हो जाता है। लेकिन दोनों की जो इकाई है, यूनिट है, वो दोनों की एक होती है, दोनों की क्या होती है भाई, दोनों का न्यूटन होता है, दोनों का क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है दोनों का, ठीक है। न्यूटन कहिए या किलोग्राम मीटर पर सेकंड कहिए, दोनों का दोनों सेम होता है। दोनों के दोनों बल और भार, दोनों की दोनों जो यूनिट होती हैं, दोनों सेम होती हैं एसआई यूनिट में, ठीक है, एसआई सिस्टम में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक सुक्रोज अणु में कार्बन परमाणु होते हैं, सुक्रोज अणु में, सुक्रोज जो होता है ये क्या होता है भाई, डाइसैकेराइड होता है ना। सुक्रोज जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है कि नहीं होता है, सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। आइए, तो इसमें क्या होता है भाई, आप ग्लूकोज जानते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यही होता है ना, C6H12O6 यही होता है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं कि चीनी का क्या होता है, इसे कहेंगे आप C12H11O22, ये कहते हैं, ये कहते हैं ना, ठीक है। अब चीनी के ही साथ सुक्रोज का भी मैच करता है, किसका मैच करता है भाई, सुक्रोज का भी मैच करता है। सुक्रोज भी अगर मिलाएंगे डाइसैकेराइड है, सुक्रोज भी क्या है, डाइसैकेराइड है, और ये मैच करता है। इसी तरह से C12 से ही इसका भी शुरू होता है, तो यही उठाकर रखेंगे आप। O को यहाँ पे 20 कर दीजिए तो अप्रोक्सीमेटली हो तो बन ही जाता है सुक्रोज। और साथ में आप देखिए कितने कार्बन परमाणु दिख रहे हैं, तो कार्बन के परमाणु कितने दिख रहे हैं, चीनी में जितने दिख रहे हैं उतने ही सुक्रोज में भी होते हैं। तो दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, तो ऑप्शन कौन सा बन के आ गया भाई, चीनी और सुक्रोज दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। तो आप सीधे सीधे चले आएंगे डी पर, और डी में है ऑप्शन क्या, 12 यानी कि 12 कार्बन परमाणु होते हैं। आइए, किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को, किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज के लिए के संबंध में उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसको किया गया था, मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आज सत्र पूछ लिया है तो मैं सत्र भी आपको बता सकता हूं, मैंने आपको बताया था ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, यही तो बताया था मेरे दोस्त, यही तो बताया था। 1897 कितना 97, और ये हो जाएगा 1917, ये हो जाएगा 1932। ये चार्ट आप देखते रहिए, चार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है चीजें। ईटा मतलब क्या होता है, ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रदर्शित कर लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी खोज किसने की थी, टा मतलब टॉमसन, और टॉमसन को थॉमसन भी लिख सकते हैं, टॉमसन लिखिए या थॉमसन लिखिए, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ ज्यादातर थॉमसन देखने को मिलता है, तो थॉमसन कर लीजिए। तो इसकी खोज थॉमसन ने की थी। और पर का मतलब हो गया प्रोटॉन यानी कि P, और P होता है प्लस चार्ज,
ठीक है, साथ में क्या लिखा हुआ है, र, रा का मतलब क्या होगा, रदरफोर्ड, क्या हो गया, रदरफोर्ड हो गया। ठीक, उसके बाद नाचे में देखेंगे, ये है न्यूट्रॉन जो कि है न्यूट्रल, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और चे से चैडविक, जेम्स चैडविक, चैडविक किस सत्र में किया था इन्होंने, वो आपके सामने सामने दिख रहे हैं। और 1900, अब भाई इलेक्ट्रॉन की खोज जिसने की थी उसी को तो दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जिसने की थी उसी को 1906 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सुनिए, और बात सुन लीजिए फिर, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस चार्ज पे होता है, कैथोड, कैथोड की छड़ पर आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस लगाया हुआ है, मैंने यहाँ प्लस चार्ज लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज दिखाता है हमेशा। और न्यूट्रॉन पे मैंने जीरो लिखा है, इसका मतलब ये कोई चार्ज नहीं रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप इनके बारे में जान लीजिए। इतने में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, समझ लीजिए एक चैप्टर आपके सामने हो गया। आइए, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कहाँ गए भाई, थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। देखिए थॉमसन यहाँ है, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये नाम है इनके, तीनों के नाम है, तीनों के नाम मैंने बता दिया, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस जो मैंने बोल दिया वो आप नोट कर लिया कीजिए, नहीं तो फिर बाद में पछताने से क्या होता है भाई, जब चिड़िया चुग जाए खेत। रोडियम, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जो तरीका होता है दोस्त, वो मैं आपको बता दूं, बताया भी हूं, एसपीडीएफ, ये 4 कक्षक होते हैं आपके, और चारों कक्षक में जो संख्याएं होती हैं 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32 के क्रम में ये चलते हैं, 2, 8, 18, 32 के क्रम में, 2, 8, 18, 32 हो गया ना, हाँ, 2, 8, 18, 32 के क्रम में ये चलते हैं। कैसे चलते हैं, पहले कक्षक में आपको देखने को मिलेगा 2, दूसरे कक्षक में आपको देखने को मिलेगा 8, तीसरे कक्षक में आपको संख्या मिलेगी 18 इलेक्ट्रॉन्स की, और चौथे कक्षक में देखने को मिल जाएंगे कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जब कक्षक में इनको गिनेंगे आप, यहाँ देखिए ये एक कक्षक है, कक्षक नंबर 1 है, जिसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। कक्षक नंबर 2 देखिए 2 2 करके लिखा होगा, ये 2 है, ये 2 है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, ये कक्षक की संख्या, इनके कक्षक की संख्या, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन ये हैं, इलेक्ट्रॉन ये ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, और ये इनकी कक्षा बता रहे हैं, ये इनकी कक्षा बता रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इनकी कक्षा बता रहा है, ये जो नंबर्स हैं। तो मैंने कहा कि पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 और 6 8 होने चाहिए। उसी तरह से तीसरी कक्षा में आपको 18 देखने को मिलेंगे, 2 3 वाली कक्षा में गिनिए, 3 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ ना 2 6 2 6 8 में यहाँ देखिए 10 है, 18 हो गए। उसी तरह से 32 आप इसी तरह से 4, जब 4 वाली क्लास देखेंगे, 4 वाली कक्षक में देखेंगे, तो 2s हो गया, 2p6 हो गया, 4d10 होना चाहिए, तो आगे बनाएगा अपना। और 4d10 के बाद जब आ जाएगा 4f जो आ जाएगा, f में आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे, f की कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, और क्लास 4th में देखने को कितने मिल जाएंगे, 32। इस तरह से जब आप इनको जोड़ते हैं तो पूरा जोड़कर आपको निकल के आ जाता है 2 8 18 32 की संख्या देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप जब इसको ट्रेवल कराते हैं, इस तरह से जब आप इसको हल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से क्लासेस चलती हैं इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, और उसके बाद 3d10 फिर उसके बाद 4s2 4 की क्लास शुरू हो जाती है, 4s2 4p6, और उसके बाद आ जाता है 4d10 हो जाएगा। जैसी संख्याएं होती हैं उसी तरह से भरा जाता है। 4d के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5s
तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक निकाल सकते हैं। इससे बड़ा नहीं देगा आपको, इससे बड़ा देखिए देगा नहीं, ये तो बहुत बड़ा दे भी दिया है, लेकिन इससे बड़ा आपको पीईटी के एग्जाम में इससे बड़ा नहीं देने वाला है। पीईटी के एग्जाम में ज्यादातर आपको यहीं तक देगा, इससे बड़ा नहीं देगा, यहीं तक देगा, इससे बड़ा नहीं देगा। इससे बड़ा देने का मतलब है कि वो आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल पर लेकर चला जाएगा, तो आपके जो सिलेबस है आपका वो यहीं तक जाएगा। तो इस तरह से आप इनको देख लीजिए, ऐसे ही इनको भरा जाता है, इनके इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही भरा जाता है। और रोडियम का पूछ रहा है, तो रोडियम का कितना होता है भाई, रोडियम का हो जाएगा 45। कितना होता है रोडियम का 45। 45 को आप जब कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इसका करेंगे, किसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे तो आपका इस तरह से निकल कर आएगा। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये देखिए आपको पहले में ही ज्यादा दिख रहा है, पहले में ही लग रहा है भाई 45, तो ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना पाएगा, ये भी नहीं बना पाएगा, देखने में ही लग रहा है कि ये लोग नहीं बना पाएंगे 45 की संख्या। 45 की संख्या यहीं पर देखिए हमको मिल रही, देखिए 2 4 2 2 4 4 6 4 10 10 2 12 12 और 6 12 6 18 18 10 28 28 2 30 30 6 36 36 8 36 8 कितना होता है, 36 8 कितना हो जाएगा भाई, 36 8 हो गया आपका, हाँ 36 8 हो गया 44 44 1 45। देखिए 45 देखने को मिल गया। 45 संख्या रोडियम की होती है, RH इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, RH कहते हैं, RH कहते हैं ना, हाँ RH ही कहते हैं, RH कहते हैं। और इसको देखिए आप, इसकी संख्या होती है 45। 45 से ही कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं। आपको अगर आ रहा है तो आप आसानी से निकाल लीजिए। और मैं बता दे रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए जब व्याख्या करूंगा क्लास लंबी होगी, लेकिन हाँ जब क्लास लंबी होगी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके, जब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर इसके बाद क्या है, अगला नंबर देखिए, जेम्स चैडविक ने किस उपपरमाणवीय कण की खोज की थी। अभी बता के आ रहा हूं कि किसने, जेम्स चैडविक ने क्या किया था, किसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने, तो जेम्स चैडविक ने जिसकी खोज की थी वो भी मैंने आपको बताया। तो सीधी बात है भाई, चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो लास्ट में आपको मैंने नाचे लिखा था, नाचे में आपको देखने को मिला था 1932 के साथ आपको देखने को मिला था न्यूट्रल चीज, कौन, न्यूट्रॉन, और साथ में जेम्स चैडविक। तो ये किसकी खोज, सीधी बात है, न्यूट्रॉन कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इतना जब चीजें खोजने को मिल सकती, देखने को मिल सकती हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव के आवर्त सारणी को संशोधित किया गया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी को क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। किसने बताया था कि भाई जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं उनसे बेटर होते हैं परमाणु क्रमांक, उनसे बेटर होते हैं कौन, परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु क्रमांक, ये मैंने आपको बताया कि परमाणु क्रमांक जो होते हैं, वैसे भाई कैपिटल जेड से इनको प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल जेड से, लेकिन परमाणु क्रमांक जो होते हैं ना, ये तत्वों में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। तत्व में, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो परमाणु क्रमांक कहा जाता है। द्रव्यमान क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो उस तत्व में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जब जोड़ देते हैं तो उस तत्व का क्या निकल कर आता है, परमाणु द्रव्यमान निकल कर चला आता है। ठीक है, तो अब इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी किसने बता दिया था, जो कि मेंडलीव में क्या हुआ था, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें संशोधन करना पड़ा, तो वो थे हेनरी मोजले महाराज। कौन थे भाई, हेनरी मोजले। न्यूलैंड महाराज ने क्या दिया था, न्यूलैंड महाराज ने अष्टक नियम दिया था। क्या नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था। डॉबरनिकर ये त्रिक नियम दिए थे। कौन सा नियम दिए थे, त्रिक मॉडल दिए थे, अपना त्रिक मॉडल दिए थे। भाई सब मैं व्याख्या कर दूंगा कभी आगे मिलेंगे तो। और मेंडलीव ये तो आप जानते हैं आवर्त सारणी के जनक, आवर्त सारणी के जनक हैं ये, तो इनको भी जान लीजिए, इनको भी जान लीजिए, इनको भी जान लीजिए। इन्होंने क्या क्या दिया था, अष्टक नियम क्या होता है, त्रिक नियम क्या होता है, आवर्त सारणी क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बता सकता हूँ, लेकिन अभी इस पे इतना ही, फिलहाल इतना ही आप लेकर संतोष करिए। और ये ऑप्शन नंबर
मोजले को जानते रहिए कि मोजले जी ने ही बताया था कि परमाणु द्रव्यमान से अच्छे गुण कौन दिखाते हैं, परमाणु क्रमांक दिखाते हैं किसी तत्व के। चलिए प्रश्न नंबर 9 खत्म हो गया, 10वां आपके पास आ गया। ये आपका इकोनॉमी का प्रश्न है। भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है भाई? तो सीधी सीधी बात है यार, निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कोई भी कार्य अगर है जो बैंकों द्वारा किया जाएगा, बैंकों के द्वारा किया जाएगा, तो वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बस उसके बाद प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी थी? सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या कितनी थी भाई? तो कितनी थी उस समय? अगर 2020 की बात करें, 2020 की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्रों की जो बैंकें थी उसकी संख्या आपकी कितनी है? 12 थी। कितनी थी? 12 थी, यानी कि 12 थी। ठीक है, 12 थी। ये आपके इकोनॉमी के प्रश्न है और इकोनॉमी के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, इसलिए रखना जरूरी होता है। अब मैं रखने लगा हूं क्योंकि आप लोग छुट्टी से चले आए हैं। जब छुट्टी से आप लोग चले आए हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका फुल फॉर्म लीजिए। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है, एनबीएफसी का फुल फॉर्म है, देख लीजिए। एनबीएफसी द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? लोन वोन प्रदान किया जाता है इसके द्वारा, लोन प्रदान किया जाता है, निवेश कराया जाता है, शेयरों का अधिग्रहण करना होता है, शेयरों का अधिग्रहण करना होता है। इसका मतलब क्या कार्य नहीं होता है भाई? मांग आधारित जमा स्वीकार नहीं किया जाता है। मांग के आधार पर आप जमा नहीं कर सकते, जो उसने श्रेणी बना दी है कि इसी के अनुसार आपको जमा करना। लोन देते हैं, देखिए जब कोई लोन देता है ना, लोन देता है तो उसमें क्या बनाई जाती है? किस्त बनाई जाती है, टर्म्स बनाए जाते हैं, कंडीशंस बनाए जाते हैं कि आप एक नहीं भर सकते किसी किस्त को। कुछ किस्तें भरिए, उसके बाद आप इकट्ठा भरिए, तो उनके जो नियम प्रणाली होती है उनकी, उसी के अनुसार आप भर सकते हैं। अपने हिसाब से आप नहीं भर सकते हैं, उनके नियमों के आधार पर भर सकते हैं जो आपको लोन देते हैं। तो यही नहीं होता है मांग आधारित जमा स्वीकार करना। मांग आधारित जमा स्वीकार नहीं होती है, वो जो नियम बनाएंगे वही आपका स्वीकार होता है। तो 12 प्रश्न थे आज के। तो कैसे लगे आज के प्रश्न? बेहतरीन प्रश्न, एकदम मजेदार प्रश्न थे, करने में मजा आया। आज मुझे भी मजा आया, क्योंकि जब प्रश्न अच्छे होते हैं ना तो उन्हें हल करने का भी मजा अच्छा आता है। तो चलिए बताइए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में आपको इससे बेहतर प्रश्नों के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।